हेलो नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और हम पढ़ रहे हैं सीपीसी एकेडमी पर। हमने एक सीरीज़ चला रखी है और ये सीरीज़ जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जीएस की क्रैश कोर्स की सीरीज़ है। और अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए बड़ी बेहतरीन सीरीज़ चल रही है। और इसको अगर हम कर लेंगे, सारी क्लासेस को हम कर लेंगे, ठीक है, तो हम जो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप जो है 95% स्कोर कर लोगे। ये मेरा आपसे चैलेंज है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस के लिए किफ़ायती है। अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, या आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी बेनिफिशियल है, या आप किसी अदर स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए क्या है, बड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक। वो आपको कंटेंट देखने पर आपको मिल जाएगा। हमने अभी तक हिस्ट्री की क्लास हम चला रहे थे और क्लास जो है अभी रेगुलर नहीं आ पा रही थी, बट इस वीक से या इस क्लास के बाद आपकी सारी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चलेंगी, पर डे चलेंगी और 7 PM पर आपको क्लास जो है वो आपको मिल जाया करेगी। तो रोज़ 7 PM पर आपको एक रूटीन बनाना है कि आपको क्लास आपको लेनी है। दूसरी चीज़, हमारे चैनल के आप कम्युनिटी पर जाना। कम्युनिटी पर हम जो है रोज़ 10 से 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के समथिंग जो है हम उस चीज़ को डालते हैं और आप उस चीज़ को, क्वेश्चन को करना। अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम उसका सोल्यूशन आपको जल्दी आपको दे देंगे। ये रही बात हमारी। तो क्लास नंबर 8 थी, आज हम क्लास नंबर 9 करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आओ चलते हैं क्लास नंबर 9 पर। देखो, क्लास नंबर 9 पर जाने से पहले एक थॉट्स आपको याद रखना है कि विद्यार्थी के जीवन में छोटी छोटी आदतें जो हैं जीवन में बड़ा फ़र्क पैदा कर देती हैं। मतलब हम छोटी छोटी स्टार्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे हमें रोज़ पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि भैया आज मैं 10 घंटे ही पढ़ूंगा, नहीं। अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम छोटी छोटी आदतें डालेंगे पढ़ने की, रोज़ 15-20 मिनट, 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा। तो ये छोटी छोटी आदतें ही हमें कहाँ पहुँचा सकती हैं, मंजिल पर, जो हमारे जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के हम सपने देख रहे हैं, तो उन सपनों को साकार करने में हमारी क्या करेंगे जी, आपकी मदद करेंगे, ठीक। तो विद्यार्थी के जीवन में ये छोटी छोटी आदतें जो हैं वो बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं उसके सक्सेस में, ठीक। उसके बाद इस थॉट्स के बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखो, क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज का सेशन अगर आपने ले लिया तो एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए, ठीक। तो भारत पर हम स्टार्ट करेंगे आज के मुस्लिम आक्रमण, ठीक। तो अगर मैं भारत में मुस्लिम आक्रमण की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि मध्य भारत बात की बात करें तो मुस्लिम अगर आक्रमण की बात करूं तो भैया भारत पे सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमण करे थे वो किसने करे थे? अरब व्यक्तियों ने करे थे। किसने करे थे जी? अरब। अरब के बाद कौन आया जी? अरब के बाद आए तुर्क। कौन आए? तुर्क। और तुर्क के बाद आया था जी आपका, ठीक है, तुर्क जो थे उसके बाद आ गया थी बाबर। और बाबर जो है यही मुगल वंश का संस्थापक आपका कहलाता है, ठीक। तो सबसे पहले कौन आया? अरब आए। अरब के बाद कौन आया जी? तुर्क आए। तुर्क के बाद कौन आया जी आपका? कौन आ गया? बाबर, ठीक। अब देखो, अरबों की बात करूं तो सबसे पहले अरब आया था जी मोहम्मद बिन कासिम। कौन आया था? कासिम, ठीक। तुर्कों की बात करो तो तुर्क दो तरीकों में आए हैं, दो चरणों में आए हैं। पहले आया था आपका गजनबी, ठीक, गजनबी। गजनबी के बाद आया था जी आपका गोरी, ठीक। फिर गोरी ने अपने एक दास को भारत दान में दे दिया था, दहेज में दे दिया था। और उसके बाद वो आ गया था जी आपका ऐबक, ठीक। और ऐबक से स्टार्ट हो गई थी आपकी दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा जो था लोधी वंश था, और उसका राजा था इब्राहिम लोधी। उसको मारने कौन आ गया था? बाबर। और यहीं से स्टार्ट हो गई थी आपकी बाबर की एंट्री। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भारत में आए सबसे पहले अरब थे कि तुर्क थे, तो आपको याद रखना है कि कौन थे जी? अरब थे, ठीक। दूसरी चीज़, अरबों में अगर आपको याद रखना है तो अरबों में सबसे पहले आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम।
अब देखो कासिम की अगर बात करूं तो कासिम जो है, सबसे पहले तुम्हें याद रखना है कासिम से कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम राजा कौन था। तो भैया पहला मुस्लिम व्यक्ति जो मुस्लिम राजा था वो था जी मोहम्मद बिन कासिम। मतलब फर्स्ट राजा जिसने, मुस्लिम राजा जिसने भारत पर आक्रमण करा वो कौन था जी, तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक। दूसरा, मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात करी जाए तो इसने 712 और 713 में भारत पर आक्रमण करा था। 712 में इसने देखो सिंध को जीता था और 713 में इसने मुल्तान पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। ठीक। और जीते हुए क्षेत्र को इसने बना दिया अलमसुरा। लेकिन कोई खास याद नहीं रखना, मोहम्मद बिन कासिम ने देखो एक कर चलाया जजिया कर। ये इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर की स्टार्टिंग किसने करी, या जजिया कर का संस्थापक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। अब ये जजिया कर क्या था, तो भैया गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो कर था, गैर मुस्लिम पर लगने वाला जो कर था उस कर को बोलते थे हम कौन सा कर, जजिया कर। ठीक। मतलब किसी अगर गैर मुसलमान राजा से या कोई जो हिंदू राजा होते थे कुल मिला के, अगर उन्हें मुस्लिम राजा से संरक्षण लेना है तो उन्हें कौन सा कर अपनाना देना होगा, तो उसका नाम था जजिया कर। ठीक। लेकिन जजिया कर में कासिम ने 5 चीज़ों को अलग छोड़ दिया था। उसने बोला कि कोई भी बच्चा होगा तो वो टैक्स नहीं देगा। ठीक। कोई बूढ़ा होगा तो वो भी टैक्स नहीं देगा। कोई अगर व्यक्ति विकलांग होता है तो वो भी आपका टैक्स नहीं देगा, या कोई स्त्री है वो भी आपका टैक्स नहीं देगी, स्त्री भी। ठीक। उसके बाद इसने बोला कि बच्चा, बूढ़ा, विकलांग, स्त्री और कोई अगर ब्राह्मण है तो वो भी आपका क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। तो इसने 5 चीज़ों को जजिया कर से क्या रखा जी, आपका बाहर रखा। लेकिन हुआ क्या, एक राजा आता है औरंगजेब। कौन आता है जी, पहले औरंगजेब से पहले आया जी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की जो है, इसने क्या कर दिया, इसने बोला कि भैया ब्राह्मणों पर भी क्या लगेगा, जजिया कर लगेगा। मतलब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को समाप्त लागू करा था और जजिया कर पर इसने 5 को दूर रखा था, ब्राह्मण को, बच्चे को, बूढ़े को, विकलांग को और स्त्री को। लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला राजा कौन हो गया, फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम बोलते हैं FST। ठीक। फिर राजा बना था अकबर। अकबर ने क्या करा था, 1564 में अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया जी, आपका समाप्त कर दिया। ठीक। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया और उसके बाद राजा बना था औरंगजेब। कौन राजा बना, औरंगजेब। और औरंगजेब ने दोबारा से आपका जजिया कर को क्या कर दिया, आपका लागू कर दिया। और जजिया कर को अंतिम रूप से ख़त्म करने वाला जो राजा था उसे बोलते थे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था, इसे ऑर्केस्ट्रा जो आपका नाच गाना होता है वो ज़्यादा पसंद था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते थे। तो देखो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे, अरब थे, उसके बाद तुर्क आए। ठीक। और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन था, मुस्लिम राजा, तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया, जजिया कर। जजिया कर किस पर लगता था, तो गैर मुसलमानों पर लगने वाले कर को क्या बोलते थे, जजिया कर। जजिया कर की स्टार्टिंग मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी और मोहम्मद बिन कासिम ने 5 चीज़ों को जजिया कर से दूर रखा, ब्राह्मणों को, बच्चों को, बूढ़ों को, विकलांग को और स्त्रियों को। लेकिन एक राजा आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने इसे दोबारा से लागू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, उसने मना कर दिया कि आज के बाद कोई भी राजा क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं लगाएगा, जिसका नाम था जजिया कर। ठीक। उसके बाद अब हम मोहम्मद बिन कासिम हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जी तुर्क। ठीक। क्या पढ़ने वाले हैं, तुर्क। और तुर्क में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गजनबी। क्या पढ़ने वाले हैं, गजनबी। देखो अगर मैं गजनबी की बात करूं, गजनबी की, तो गजनबी जो है 998 ईस्वी पर राजा बना था और 998 ईस्वी के राजा बना। इसने भारत पर 1001 से 1000 आपका 27 तक 17 बार जो है इसने भारत पर आक्रमण करा।
सबसे इसका जो महत्वपूर्ण आक्रमण था वो 1018 का था, जब इसने कन्नौज को आपका लूटा था। ठीक, इसका जो मकसद था लूटने का भारत में, वो सिर्फ पैसा लूटना ही इसका था। ठीक, तो 1018 में इसने कन्नौज को लूटा, लेकिन वहाँ पर इसका कोई भी आप इसको धन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसे पता चला कि जो भारतीय थे वो धन कहाँ रखते थे, तो पता चला कि मंदिरों में धन होता है। तो इसने क्या कर दिया, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया जी, आपका लूटने चला गया। और सोमनाथ मंदिर को इसने क्या करा, लूटा। और कब लूटा जी, 1025 में। सोमनाथ मंदिर को जब इसने लूटा, तो जो सोमनाथ मंदिर में मंदिर की जो मूर्ति थी उसको भी इसने क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। इसलिए मोहम्मद गजनबी को मूर्ति भंजक के नाम से भी आपका कहते हैं, मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से भी जानते हैं। जब ये सोमनाथ मंदिर लूट के आ रहा था, तो 1027 ईस्वी में जाटों के साथ क्या हुआ था, इसका विद्रोह हुआ था, जिसलिए जाटों ने इससे धन आपका इससे वापस थोड़ा सा लूट लिया था। और यह इसका अंतिम आक्रमण था। ठीक, किसका, मोहम्मद गजनबी का। ठीक, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है मोहम्मद गजनबी से। ठीक, दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक, दूसरे अगर आक्रमण की अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरा आक्रमण करा था जी आपका गोरी ने। किसने करा था, मोहम्मद गोरी ने। तो देखो, गोरी ने दूसरा आक्रमण जो तुर्क आक्रमण है वो किसका है, गोरी का। अगर मैं गोरी की बात करूं, तो गोरी 1171 ईस्वी में आपका राजा बनता है, राजा बना। इसने हुआ क्या, इसने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने राजस्थान पर आक्रमण कर दिया। किसने, मोहम्मद गोरी ने। और मोहम्मद गोरी ने जब राजस्थान पर आक्रमण कर दिया, उस समय राजस्थान का एक राजा था जिसका नाम था भीमदुत्य। और भीमदुत्य ने मोहम्मद गोरी को आपको हरा दिया। और मोहम्मद गोरी की यह पहली हार थी। कौन सी हार थी जी, मोहम्मद गोरी की पहली हार कौन सी थी, राजस्थान के राजा भीमदुत्य ने जो हराया था। मतलब भीमदुत्य पहला ऐसा राजा था जिसने मोहम्मद गोरी को आपका हराया था, या मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला राजा कौन सा था, आपका भीमदुत्य। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, इसने पंजाब के पास एक जगह पड़ती है भटिंडा। ठीक, भटिंडा पर मोहम्मद गोरी ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के साथ साथ इसका पृथ्वीराज चौहान से क्या हो गया, विवाद हो गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ सबसे पहला इसका युद्ध होता है 1191 का युद्ध। कौन सा युद्ध था, 1191 का युद्ध। और 1191 का जो युद्ध था, जिसमें हुआ क्या, जो गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में आपका था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में आपका युद्ध था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो गोरी को हरा देता है। ठीक, जब गोरी को हरा दिया तो गोरी भैया पिट पिटा के अपना वापस चला गया। लेकिन होता क्या है कि इस युद्ध में, ठीक, एक राजा था जहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान था, राजस्थान का राजा था। उसके पास एक जगह पड़ती थी मालवा, और मालवा का राजा था उस समय जयचंद। जयचंद ने मोहम्मद गोरी का हराने में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक, लेकिन हुआ क्या, जब इस बात का जयचंद को पता चला कि जयचंद की जो पुत्री है जिसका नाम संयोगिता है, वो क्या करती है, वो पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगती है। तो संयोगिता को जब का पता चला जयचंद को, तो जयचंद ने संयोगिता का क्या कर दिया, स्वयंवर करा। और उस स्वयंवर में सबको बुलाया, लेकिन किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो जब पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि भैया नहीं बुलाया, तो वो भरी सभा में आ गया और उसने जयचंद की पुत्री को संयोगिता को उठा के ले गया और वहाँ पर उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। जिससे जयचंद जो हो गया, गुस्सा हो गया और वो चला गया पृथ्वीराज चौहान की तरफ को मरवाने के लिए। किसके पास, गोरी के पास। तो गोरी के पास जाता है जयचंद, और फिर गोरी जो है जयचंद की सहायता से 1192 में कौन सा युद्ध करता है, तो ये जो 1191 का और 1192 का जो युद्ध है, इसे बोलते हैं तराइन का युद्ध।
और जो 1192 का युद्ध है वो 1192 का युद्ध कहलाता है तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1191 कहलाता है तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 में। अब इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अपनी साथ लेकर बाद में पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन मोहम्मद गोरी जयचंद से भी खपा था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो मोहम्मद गोरी ने चंद्रावर के युद्ध में किसको? जयचंद की भी क्या कर दी? उसने हत्या कर दी। किसने कर दी? मोहम्मद गोरी ने। तो एक याद युद्ध रखना है 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और 1194 में चंद्रावर का युद्ध। ठीक, उसके बाद एक गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था जी? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था उसने मोहम्मद गोरी के कहने पर एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय था। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया जी? ध्वस्त करा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला आपका कौन सा व्यक्ति था? तो वो था बख्तियार खिलजी। अब देखो थोड़ी सी कहानी हम और सुनते हैं। देखो हुआ क्या, गोरी अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। गोरी के 3 गुलाम थे, एक का नाम था एवक, एक का नाम था यालदोज और एक का नाम था कुबाजा। तो गोरी के 3 गुलाम थे, पर्सनल गुलाम जो थे एवक, यालदोज और कुबाजा। गोरी क्या करता है? किसका? अपनी पुत्री का विवाह कर देता है आपका किससे? वो कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से विवाह कर देता है और ऐबक के देखो गुलाम था, उसके पास कुछ था नहीं, तो ऐबक को भेज देता है कहाँ पर? दिल्ली, दहेज देकर। और ऐबक आ जाता है आपका दिल्ली, और यहीं पर दिल्ली सल्तनत की क्या हो जाती है? आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक, अब दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो अगर सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वंश। देखो दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि गुलाब खिले तो सांस लो, सांस। तो गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब सबसे पहले आपको याद रखना है कि गुलाब से होगा पहला वंश होगा जी गुलाम वंश। कौन सा होगा जी? गुलाम वंश। दूसरा ख से मतलब है कि ये होगा जी आपका खिलजी वंश। तै से कौन सा आ गया? तो तै से आ गया जी आपका तुगलक वंश। सै से कौन सा आ गया? तो सै से आ गया जी आपका सैयद वंश। और ओ से आया जी आपका लोधी वंश। इसे आप याद भी रख सकते हो कि पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश आएगा, और उसके बाद कौन सा वंश आएगा? लोधी वंश। ठीक, उसके बाद आपको याद रखना है संस्थापक। अगर मैं संस्थापकों की बात करूं तो संस्थापक की एक ट्रिक आपको याद रखनी है कि ऐबक जल गया खीबो से। किससे जी? खीबो से। ऐबक जल गया खीबो से, मतलब गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो था जी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद खिलजी वंश का संस्थापक जो है वो है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक है खिलजी खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। ठीक, उसके बाद देखो आपको अगर पूछा जाए कि भाई टाइम पीरियड किसका है, तो लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कि किसका लंबे कार्यकाल था, टाइम पीरियड था किसमें? दिल्ली सल्तनत में, तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है तुगलक सखी। क्या याद रखोगे? तुगलक सखी।
भैया तुगलक सकी मतलब सबसे लंबा टाइम पीरियड था आपका तुगलक वंश का। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल तुगलक वंश का, और सबसे छोटा किसका था वो, तो वो था जी आपका खिलजी वंश का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्या भैया, सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर आपका सैयद वंश आएगा, फिर आपका लोदी वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का संस्थापक खिज खां, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोदी। सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का है, और सबसे छोटा किसका है जी, वो आपका खिलजी वंश का है। इतनी बात हमने पढ़ ली। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ किस डायनेस्टी का संस्थापक कौन था और कौन इसका क्या था। ठीक, चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, नोट्स आपको बनाने हैं। सबसे पहले मैंने वंश स्टार्ट कर दिया जी आपका गुलाम वंश। ठीक, अब देखो गुलाम वंश क्यों पड़ा इसका नाम, सबसे पहले जी तो मैं यही समझनी है। तो गुलाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था, घोड़ी का। ठीक, तो गुलाम वंश का संस्थापक मानते हम, या गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक आपका कहते हैं। संस्थापक किसे कहते हैं गुलाम वंश का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इसे भैया जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसे पूरी कुरान याद थी, इसलिए इसे कुरान खान के नाम से भी जानते थे। मतलब पूरी कुरान याद होना, इसलिए इसे क्या बोलते थे, कुरान खान के नाम से आपका जानते थे। ठीक, इसे भैया क्योंकि गरीबों में बहुत ज़्यादा दान देता था, लाखों में दान देता था, इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स के नाम से भी आपका जानते हैं। लाख वक्स के नाम से किसे जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं तो इसने जो है अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में एक मस्जिद बनवाई थी। ठीक, अजमेर में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई, तो वो बनवाई थी जी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, उसके बाद ऐबक ने दिल्ली में क्या करा, एक मस्जिद का निर्माण करा दिल्ली में, जिस मस्जिद का नाम था कुबतुल मस्जिद। और कुबतुल मस्जिद जो है ये भारत की पहली मस्जिद है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई भारत की पहली मस्जिद कौन है, तो भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुबतुल मस्जिद। और कुबतुल मस्जिद का निर्माण किसने करा था, तो वो करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था बख्तियार काकी। क्या नाम था जी, बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम क्या था, बख्तियार काकी। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, एक कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका करा। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको यह पूरा नहीं कर पाया मतलब कुतुब मीनार के 5 मंजिल हैं, 5 में से जब 2 मंजिल हुई थी तो ये खेल खेल रहा था जिसे हम पोलो चौगान जिसे बोलते हैं, पोलो या चौगान, जो घोड़े से खेलता है, स्टिक मारी जाती है, तो वहाँ खेल रहा था। और घोड़े से गिर के, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी क्या हो गई जी, मृत्यु हो गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मीनार थी कुतुब मीनार, वो क्या रह गई आपकी, पूरी नहीं हो पाई। कुतुब मीनार को जो पूरा कराने का काम करता है वो करता है इल्तुतमिश। कौन करता है जी, इल्तुतमिश। मतलब कुतुब मीनार को का निर्माण तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया, तो वो व्यक्ति था जी आपका इल्तुतमिश। ठीक, लेकिन एक बार क्या हुआ, कुतुब मीनार पर क्या हो गया था, बिजली गिर गई थी, और उसे बिजली गिरने के बाद उसका दोबारा से ठीक करने का काम कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, किससे, कुतुबुद्दीन ऐबक से। संस्थापक खेल बोलते हैं।
कुरान खान के नाम से जानते हैं, लाख वक्स मानते हैं। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाई थी। दिल्ली में एक मस्जिद बनाई, कुतुब मस्जिद, जो भारत की पहली मस्जिद थी। उसके बाद आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम बख्तियार काकी था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस खेल से खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार का निर्माण करा था, तो कुतुब मीनार को पूरा करने का काम किसने करा? तो इल्तुतमिश ने करा था। और इसकी मृत्यु हो गई थी। और इल्तुतमिश मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद भैया दूसरा राजा बनता है इल्तुतमिश। कौन राजा बना जी? इल्तुतमिश। देखो, इल्तुतमिश जो है इसे गुलामों का गुलाम के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत बार तुम्हें मिलेगा गुलामों का गुलाम, कि किस व्यक्ति को गुलामों का गुलाम कहते हैं? तो वो व्यक्ति है जी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। क्योंकि ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था, और गोरी का गुलाम था, और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। इसलिए इसे गुलाम का गुलाम के नाम से भी जानते हैं। इसने देखो 1215 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा था, तराइन का तृतीय युद्ध। तो बहुत बार आपसे पूछा गया तराइन का जो तृतीय युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, और तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215 में। और इसमें जो था इल्तुतमिश और यालदोज के साथ यह युद्ध हुआ था, जिसमें यालदोज को कौन हरा देता है? आपका इल्तुतमिश हरा देता है। ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली को बनाया था। तो दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने पहली राजधानी अपनी दिल्ली बनाई? तो वो बनाई थी जी आपके किसने? इल्तुतमिश ने। देखो, इल्तुतमिश को मकबरों का जनक कहते हैं। मतलब भारत में पहली बार मकबरों का जनक, मतलब मकबरे बनाने स्टार्ट करे किसी की, जो आपके यहाँ अगर कोई किसी को दफनाया जाता था, जो मकबरे होते थे, तो मकबरों का जनक किसे बोलते हैं? इल्तुतमिश। अगर किसी को इल्तुतमिश के यहाँ न्याय मांगने जाना होता था, तो वो किस रंग के कपड़े पहनता था? तो वो पहनता था जी आपका लाल रंग के कपड़े। ठीक। उसके बाद हुआ क्या? लाल रंग के कपड़े पहनता था और न्याय वो मांग सकता था। उसके बाद होता यह है कि इल्तुतमिश ने एक परिषद का गठन किया, जिसे बोलते हैं 40 सलाहकार परिषद। 40 उसमें सलाहकार परिषद में क्या था? 40 सलाहकार परिषद। इस परिषद में क्या था? 40 सरदार थे, ठीक, जो तुर्क सरदार थे। और इल्तुतमिश को कोई भी अगर आपका कुछ निर्णय लेना होता था, तो इन 40 सलाहकार परिषद से लेता था, जिसे हम चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं। चालीसा दल एग्जाम में पूछा था कि चालीसा दल का निर्माण किसने करा? इल्तुतमिश ने। अब देखो, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 में। और इल्तुतमिश के जीवन काल में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री, जो इसका नाम था रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान को अपने जीवन काल में क्या है? राजा घोषित कर देता है। लेकिन जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, तो ये 40 तुर्क सरदार जो थे, रजिया सुल्तान को राजा बनाने से क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं, क्योंकि वो महिला थी। ठीक। अब हुआ क्या? लेकिन रजिया सुल्तान लाल रंग के कपड़े पहनकर कहाँ पहुँच गई? तो भैया लाल रंग के कपड़े पहनकर वो पहुँच जाती है प्रजा के सामने, और प्रजा के सपोर्ट से रजिया सुल्तान जो है वो आपका बन जाती है राजा। ठीक। तो राजा, अगर बात, फिर राजा कौन बनी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहली महिला जो शासिका बनी थी उसका नाम था जी रजिया सुल्तान। ठीक। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला कौन थी? शासिका थी। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और रजिया सुल्तान का विवाह होता है अल्तुनिया से। पंजाब का राजा था अल्तुनिया, और उसके साथ जब हरियाणा से कैथल आ रही थी, तो इन 40 सरदारों ने रजिया सुल्तान पर हमला करा दिया, और रजिया सुल्तान की क्या हो गई जी? आपकी हत्या हो गई। ठीक। फिर चालीसा दल ने पूरा कैप्चर कर लिया, किसको? पूरा के पूरे आपके किसको? गुलाम वंश को। कुछ राजा बने गुलाम वंश के, जिन्हें चालीसा दल वालों ने बनाया। लेकिन फिर एक राजा बनता है जिसका नाम था जी बलबन। अब देखो, राजा बना बलबन। बलबन की बात करूँ तो बलबन जो था ईरान का रहने वाला था। इसने सबसे पहले क्या करा? इस चालीसा दल को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
तो चालीसा दल को समाप्त करने वाला पहला राजा कौन था? तो वो था जी आपका बलबन। ठीक, और चालीसा दल की स्टार्टिंग किसने करी थी? तो चालीसा दल की स्टार्टिंग करी थी जी आपकी किसने? आपकी इल्तुतमिश ने। दूसरी चीज़, इसने भारत में एक त्यौहार चलाया जिस त्यौहार को बोलते हैं नौरोज त्यौहार। तो भैया नौरोज त्यौहार की स्टार्टिंग किसने करी है? बलबन ने। उसके बाद इसकी जो नीति थी वो कहते हैं कि रक्त व लोहे की नीति थी। मतलब किस राजा की नीति या किस व्यक्ति की नीति रक्त व लोहे की थी? तो वो थी जी आपकी बलबन की। ठीक, तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त करा। ठीक, रक्त व लोहे की नीति अपनाई। उसके बाद चालीसा दल को समाप्त करने के बाद इसने कौन सा त्यौहार चलाया था? तो वो चलाया था जी आपका नौरोज त्यौहार। ठीक, उसके बाद बलबन की मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई भी राजा आपका योग्य नहीं बना। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन बना जी आपका? क्यूमस था। कौन था? तो गुलाम वंश का लास्ट राजा कौन बना था? तो वो बना था जी आपका क्यूमस। ठीक, और क्यूमस की हत्या जो है वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो आपकी कर देता है। और यहीं पर ही आपकी कौन सा, देखो क्यूमस की हत्या कौन करी थी? फिरोज शाह ने इसकी हत्या करी थी। फिरोज शाह तुगलक नहीं, फिरोज शाह ने, जिसे जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। तो फिरोज शाह ने क्यूमस को मारा और कौन सी वंश की स्थापना कर दी? खिलजी वंश की स्थापना कर दी। देखो खिलजी वंश से ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है। खिलजी वंश से क्या रखना है कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था, देखो अगर सेशंस अच्छा लग रहा है ना तो भाई वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये जो वीडियो है आज की ये आपको 100% एक नंबर तो देगी ही देगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के तो बड़ी बेहतरीन क्लास आपकी चली रही हैं, इसको मिस करना आपको नहीं है। ठीक, इतना कंटेंट आपको पेड में भी नहीं मिलेगा जितना आपको फ्री में आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है, पेन साथ रखना है, जितनी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको 1 बाय 1 लिखना है। तो एक बार वीडियो आपने देख ली, एक बार आपने लिख लिया, तो जब उसको फिर आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो खिलजी वंश की अगर बात करूँ तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। एक बार क्या करा जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे को, ठीक है, वो भेज दिया दक्षिणी भारत में कुछ लूटने। अब ये दक्षिणी भारत में लूटने गया, तो जब ये वापस आया तो भैया जलालुद्दीन खिलजी ने इससे हिसाब मांगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ठीक, और भैया फिर राजा कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करूँ तो इसके बचपन का नाम था अली गुस्सब। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुस्सब था। क्या नाम था जी? अली गुस्सब। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं तो ये सबसे बड़ा हिरसिया व्यक्ति था। सिकंदर की तरह भैया विजय अभियान करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया, तो इसे सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली। इसने एक पद को मान्यता दे दी, खलीफा पद को मान्यता दी। तो भारत में सबसे पहले खलीफा पद को मान्यता देने वाला पहला राजा कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने सोचा कि मैं एक नया धर्म चलाऊंगा, ठीक है। तो इसने जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था इसके साम्राज्य में, उस व्यक्ति का नाम था उलेमा। तो उलेमा को बुलाया कि भाई मुझे एक धर्म, नया धर्म चलाना है, ठीक है, सबसे अलग चलाना है, तो बता चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे। तो उलेमा ने क्या कर दिया? उसे नया धर्म चलाने से क्या कर दिया जी आपका? मना कर दिया। ठीक, उसके बाद इसने सोचा कि मैं कुतुब मीनार जैसी एक मीनार बनाऊंगा, लेकिन हुआ क्या? इसने मिस्त्री बुलाए, ठीक है। तो कुतुब मीनार का सिस्टम क्या था कि वो बीच में से चौड़ी बन के चलेगी, ऊपर से चौड़ी होगी और नीचे से क्या होगी आपकी द्वीप पर से धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। लेकिन इसके जो मिस्त्री आए उन्होंने गलत तरीके से मिस्त्री क्या बना दी? आपकी मीनार बनाने की कोशिश करी, तो जो मीनार थी आपकी ढह गई और उस मीनार का नाम क्या रखा था इसने? अलाई मीनार। तो अलाई मीनार बनाना चाहता था, लेकिन फिर इसने क्या करा? जो भारत की पहली मस्जिद है कुबतुल मस्जिद, कुबतुल मस्जिद, उसमें इसने अलाई दीवार की जगह एक गेट लगवा दी, इसका नाम रखा जी अलाई गेट। तो अलाई गेट का निर्माण किसने करा? तो वो करा था जी आपका किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक,
उसके बाद इसने सोचा कि यार देखो ऐसा तो कुछ सिस्टम चल नहीं रहा, ठीक है, मेरे पास जो घोड़े हैं उनका पता ही नहीं चल रहा, तो इसने घोड़े की दागने की क्या चला दी जी, परंपरा चला दी। तो घोड़े को दागने की जो प्रथा है कि भाई रनिंग वगैरह करो, घोड़े की पहचान करेंगे, तो ये किसने चलाई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत सारे कर लिए जाते थे। जैसे एक कर लिया जाता था जजिया कर, जैसे जजिया कर जो था गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, ठीक। दूसरा कर लिया जाता था जक़ात। जक़ात कौन सा कर था जी, तो जक़ात होता था जो मुसलमानों की आय पर लगता था। एक अलाउद्दीन खिलजी के समय एक तीसरा कर लगता था खरात। खरात क्या होता था, मुसलमानों की भूमि पर लगने वाले कर को बोलते थे खरात। एक होता था जी खुम्स। खुम्स क्या होता था जी, खुम्स वो कर होता था जैसे किसी व्यक्ति ने अगर किसी राजा की सेना लड़ती है कहीं पर और सेना को कुछ धन मिलता है, तो वो धन तो अपने पास रखना है, लेकिन धन के बदले कुछ टैक्स देना होता था, उस टैक्स को ही बोलते थे खुम्स। जो अगर किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाना होता था तो उस पर लगता था घरी नामक टैक्स। अगर कोई व्यक्ति चरगाह जाता था भैंस वैंस चराने, उसे कौन सा टैक्स देना होता था, तो चरी नामक टैक्स आपका देना होता था। किस हो, अलाउद्दीन खिलजी के समय। इतनी बात आपको याद रखनी है अलाउद्दीन खिलजी से। देखो अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे विजय अभियान करे हैं। सबसे पहले इसने 1000 दिनार में इसने एक व्यक्ति खरीदा था, 1000 दिनार में, जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक। मलिक काफूर बेसिकली एक हिजड़ा था और इसने 1000 दिनार में आपका मलिक काफूर को आपका खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी आपका जानते हैं। किसको, मलिक काफूर को, ठीक। उसके बाद इसने 1301 में किस पर आक्रमण कर दिया, तो इसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। 1303 में इसने क्या कर दिया, तो 1330 में इसने चित्तौड़गढ़ को जीता था। चित्तौड़गढ़ को किसको पाने के लिए, तो रानी पद्मावती को पाने के लिए इसने चित्तौड़गढ़ पर क्या कर दिया जी, आपका हमला कर दिया। और रानी पद्मावती ने जब इन्हें चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, राजा रतन सिंह को मार दिया, तो सारी महिलाएं जो थी, जो राजपूत महिला थी, वो जलती हुई आग में कूद गई थी। और जलती हुई आग में कूदना ही क्या कहलाता है, जौहर, कि उन्होंने क्या कर लिया था, जौहर। चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी का एकमात्र युद्ध था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो था आपका वो खुद युद्ध लड़ा था, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने के 4 सेनापति थे और इन चारों सेनापति की जो तुलना थी अलाउद्दीन खिलजी क्या किससे करता था, पैगंबर से करता था, कि भाई मेरे पास 4 सेनापति हैं, ठीक। इसमें से एक सेनापति था जिस नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसने पूरे दक्षिणी भारत को जीतने की आपकी जिम्मेदारी दी थी और पूरे दक्षिणी भारत को जीतने का काम भी किसने करा था, मलिक काफूर ने आपका करा था। अब इसके चारों सेनापति कौन थे, एक का नाम था जफर खां, एक का नाम था नुसरत खां, एक का नाम था जी उलुग खां और एक का नाम था जी मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनार में आपका खरीदा था, ठीक है, जिसे 1000 दिनारी भी आपका कहते हैं, ठीक। और 1311 ईस्वी में होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु। और अलाउद्दीन खिलजी की जब हो जाती है मृत्यु तो भैया कोई भी इसके बाद राजा नहीं था, तो वह हो जाता है खिलजी वंश का आपका अंत। खिलजी वंश की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश कौन सा था, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश आपका खिलजी वंश है। दूसरी चीज, खिलजी वंश का जो अंत हुआ है, ठीक है, ये किसके कारण सबसे ज़्यादा है, तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है और सबसे प्रतापी शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक राजा बना था, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था कुतुब मुबारक शाह खिलजी। तो कुतुब मुबारक शाह खिलजी जो था ये इतना बेवकूफ़ राजा था कि कभी तो महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाता था और कभी नंगा आ जाता था। तो सबसे ज़्यादा जो योगदान था खिलजी वंश को तहस नहस करने में वो इसी व्यक्ति का था जिसका नाम था कुतुब मुबारक शाह खिलजी, जो दिल्ली सल्तनत का क्या है, अंतिम राजा आपका है, ठीक। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है खिलजी वंश से। तो आज हमने 2 डायनेस्टी पढ़ी, गुलाम वंश और खिलजी वंश। कैसी आपको लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे मिलेंगी, पहले मिलेंगी और आप इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।